हमें इंडस्ट्री में दोस्त भी देखने को मिलते हैं या सिर्फ दोस्त भी बनते हैं, लेकिन ना वो बनते तभी हैं ज़्यादातर जब आप कुछ बन जाते हो। यहाँ पे सभी लोग, ज़्यादातर लोग वेट करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। आप चांस दोगे या वो देगा या ये देगा, वो देगा तो मैं दूंगा। तो ये तो शुरुआत हुई मतलब यहाँ तक पहुँचने की। और यहाँ पे आने के बाद फिर से वही बात हुई, जैसे कि हिमाचल से पंजाब आए पंजाब तो से? थोड़े से सिंगर्स मिले। अब बॉम्बे आए तो बॉम्बे इज़ द मेन सेंटर, हाँ वो गढ़ है। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया से, पूरी मतलब हमारे देश के हाँ जो बेस्ट लोग होते हैं वो यहाँ पे आके बिल्कुल, स्ट्रगल कर रहे यहाँ होते आते हैं। हैं। हाँ, और उनके बीच में अपना नाम कमाना वो तो मतलब ना के बराबर ना। तो लकीली मुझे ना साजिद वाजिद से भेंट हुई मेरी। साजिद भाई से मिला मैं फर्स्ट टाइम। तो उनको स्नूकर खेलने का शौक़ था। तो वहाँ पे यहाँ पे एक जुहू में एक होटल है, होटल जुहू, उसका नाम ही जुहू होटल है। तो वहाँ पे वो स्नूकर खेलने आते थे। तो वहाँ पे मेरे को किसी ने उनसे मिलवाया कि ये लड़का अच्छा गाता है यार। मैं स्ट्रगल कर रहा था नया नया। तो उन्होंने बोला कि मिलो कभी। तो उनकी ऐसे अंदाज़ है, मिलो कभी मुझसे। तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया। फिर मैं उनसे मिला। फिर वाजिद भाई ने मेरे साथ गाना सुना, क्लासिकल भी सुना, मतलब प्योर राग गा के सुनाया था मैंने उनको। तो उनको अच्छा लगा। और उस वक्त उनको शायद एक असिस्टेंट की ज़रूरत भी थी। अच्छा। तो मेरा नसीब अच्छा था कि उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो तुम्हारा गाना इतना पक्का नहीं है, मतलब तुम अच्छा गाते हो, लेकिन बॉम्बे में जो लोग गा रहे हैं ऑलरेडी, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, सोनू निगम जी, उदित नारायण जी, के और बड़े बड़े नाम ना, कुमार सानू, तो मैंने सबको देखा है गाते हुए ना। तो बोला कि इनके बीच में आप सोच के देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहीं पे भी नहीं हो। तो आप पहले इनको सुनो और सुनते रहो, इनके जो गाने का अंदाज़ है वो कैप्चर करना शुरू करो। तो वो एक स्टार्टिंग हुई। और उन्होंने बोला कि पहले तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, और जब भी फिर बीच में मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें गवा दूंगा। तो वही हुआ, फिर मैं उनके साथ सीखता रहा। तो वो भी एक सीखना हुआ, मतलब बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, ये वो स्टार्टिंग हुई। बिल्कुल। तो किस किस को असिस्ट किया आपने इंडस्ट्री में? असिस्ट मैंने सिर्फ साजिद वाजिद को किया। अच्छा। और उनके साथ असिस्ट करते करते ही ये गाना गाया था, हैपनिंग वाला। वो उनका ही गाना था। और भी उनके गाने गाए। फिर मैंने साथ साथ में टी सीरीज़ के भजन गाने शुरू किए। ओके। टिप्स के लिए गाया, वीनस के लिए गाया। उसके बाद में तो शुरुआत हो गई थी। फिर एक दूरदर्शन पे एक गाना भी आता था, आने वाला पल। एक आने वाला पल, नहीं, एक तो आने वाला पल, ये तो अच्छा उनका था। एक और सीरियल आया था, आने वाला पल। ओके ओके। तो आने वाला पल, तो वो मेरा पहला गाना था जो टीवी पे आया। ओके। और थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगने लगा कि यार ये सिंगर है और अच्छा सिंगर है। समझ। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर वाजिद भाई थे, साजिद भाई थे, तो वो सीखते रहते थे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उनके साथ हूँ तो उन्होंने गवा दिया, ऐसा नहीं होता था। समझ। कितनी बार मैं उनके गाने गाता था, उनको पसंद नहीं आते थे। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो सोनू जी आ रहे हैं कभी। एक बार सोनू जी ने मेरा गाना सुना, बोलते कौन है लड़का, बोलते बड़ा अच्छा गाया। तो उन्होंने बोला कि हमारा असिस्टेंट है। बोलते अच्छा गा रहे हो, वेरी गुड। तो वो भी एक मतलब मुझे एक वो मिला कि यार नहीं, मैं गा लेता हूँ, कॉन्फिडेंस मिला। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे करके चलता गया। और फिर फेविकॉल आया। तो फेविकॉल में हालांकि मैं, वाजिद भाई, ममता शर्मा, अगेन एक और सिंगर थे। तो इतने 3-4 सिंगर्स थे हम लोग जो गा रहे थे। लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया। तो उससे ना एक जो फ्लाइट जैसे बोलते हैं ना, जो एक इनिशियल टेक ऑफ होता है, वो मिल गया था, पुश मिल गया था। और उससे पहले मेरा एक एल्बम आया था, जैसे मैंने आपको बताया, मुखड़े पे हाले, जैसे हैपनिंग जो सॉन्ग आया। उससे पहले मेरा एक गाना आया था, आर डी बर्मन जी का था वो, ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में। इसका मैंने रिमिक्स गाया था। ओके। वो थोड़ा सा चला था, थोड़ा सा, मतलब वो चैनल वी पे आता था, MTV पे। उस टाइम पे रिमिक्स का जमाना चल रहा था, जब हम सब रिमिक्स सुना करते थे। यस 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 यस, 100%। वो अच्छा चला। तो फिर एक एल्बम आई आ भी जा के नाम से, टी सीरीज से। फिर एक और गोरी तेरी अखियाँ,
वीनस से। तो फिर मतलब वो सिलसिला चलता रहा। वो बीच का एक मिड, जैसा कि कभी गा रहे हैं, कभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ठीक है ओके है, लेकिन ये था कि वो शुरुआत हो गई थी मतलब। फिर जब ये 2016 में जवानी ले डूबी जो गाना आया, उसने तहलका मचाया मेरी लाइफ में। हालांकि वो फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन वो गाना ना जिस दिन रिलीज़ हुआ था उसके, मुझे याद था मैं दिल्ली एक शो के लिए गया था और मेरे को एक हफ्ते के लिए वहाँ पे रहना था। तो वो गाना आया और मैंने टीवी पे देखा, मैंने यार गाना शुरू हो गया। तो मेरे रहते रहते एक हफ्ते के अंदर अंदर वो टॉप चार्ट्स में नंबर 2 पे पहुँच गया था वो गाना। मिर्ची टॉप 10 मेरा बनते थे ना ऐसे रेडियो के। तो वो वहाँ से फिर एक्चुअली जो मेरी जो मतलब जो बड़ा काम शुरू हुआ तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसी ईयर में 2016 में उस गाने, क्योंकि वो जी का गाना था वो, तो उन लोगों ने फिर मुझे ब्रेक दिया इसमें सारेगामापा में ज्यूरी में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ज्यूरी बनी थी। एंड साजिद वाजिद वॉज देयर, प्रीतम जी थे, मीका पाजी थे मेन जजेस में। तो वहाँ से ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी। हमें इंडस्ट्री में दोस्त भी देखने को मिलते हैं या सिर्फ काम वाला काम रहता है? कमाल का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। सच बताऊं या झूठ बोलूं? बिल्कुल सच बताओ ना, देखो हमारी ऑडियंस सच पे भरोसा करती है। बॉम्बे ना बहुत ऐसा प्लेस है, दोस्त भी बनते हैं लेकिन ना वो बनते तभी हैं ज़्यादातर जब आप कुछ बन जाते हो। अच्छा। और उससे पहले थोड़ा बहुत होता है, कभी कोई साथ देता है कभी नहीं। मतलब मेरी जो खुद की वो है, यहाँ पे सभी लोग, ज़्यादातर लोग वेट करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, आप चांस दोगे या वो देगा या ये देगा, वो देगा तो मैं दूंगा। अच्छा, मतलब हाथ पहले कौन बढ़ाता है बस। तो उसके इंतज़ार में हमारे जैसे सिंगर्स या म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स बहुत स्ट्रगल है। तो दोस्त बन जाते हैं जब आप देखिए क्या है कि जब आप काम करते हो तो फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हो। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब एकदम से, लेकिन फिर भी ब्रूटल इंडस्ट्री है। जो हम लोग जैसे सपने देखते हैं, जैसे हम आज तक सुनते आए हैं जो बड़े बड़े लोगों के कि बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं जब आप कुछ करने लगते हो तो हेल्प ज़रूर करते हैं, जब उनकी हेल्प होने वाली होती है। यस। तो इनिशियल जो है ना, इनिशियल स्टार्ट कोई नहीं देना चाहता है, समझिए, ये प्रॉब्लम है। जब गाड़ी चल रही होगी तब सब गाड़ी में आके बैठ जाएंगे, लेकिन जब धक्के लगाने की बात होगी तो सब इधर उधर खड़े हो जाएंगे। हाँ, कि चलाओ भाई, चलाओ, लगाओ धक्का, तुम्हारी गाड़ी है भाई, तुम धक्का लगाओ, हम कौन होते धक्का लगाने वाले। तो असली दोस्त मतलब भगवान ही है और आपका टैलेंट है। बिल्कुल। जिस दिन वो क्लिक कर गया तो फिर आपके सारे दोस्त हैं, इस पर लाइन लग जानी है दोस्तों की। हाँ, एक्चुअली ऐसे ही होता है। मैंने खुद देखा है, जब तक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत लोगों के पीछे भागता था। और जवानी ले डूबी जब तक नहीं आया था, उससे पहले भी वो स्ट्रगल चली रही थी, वो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो गाना आया तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों के कॉल्स आए हैं गाने के लिए जिनके पीछे मैं पागलों की तरह भागता था। मैंने उनको भी कभी याद नहीं दिलाया, कमाल की बात है। उनके गाने गाए और मतलब मज़ा आता था। और मैं ये भी नहीं बोलता था कि सर मैं तो आपसे कितनी बार मिलता था, कितनी बार। वो सिर्फ ये बोलते थे यार क्या गाता हो यूवी, मेरा भी एक ऐसा गाना गा दो। तो मैं मन में सोचता था, मैंने यार इनको याद नहीं है या क्या चक्कर है, फिर एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मेरे को ऐसा लगा मैंने क्या ज़रूरत है, मैं भी क्यों याद दिलाऊँ ना। सही बात है। तो किसी को शर्मिंदा करना वो कोई मनता नहीं। फिर एक और भी बात है आकाश की ना, मुझे लगता है कि आप पूरे देश में अपना नाम करना चाहते हो। 141 करोड़ हो गए हम लोग, तो उसमें आपको अपना नाम चाहिए। इजी तो नहीं है, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल। अब आप भी सिंगर हो, यहाँ भी सिंगर हैं, वहाँ भी सिंगर है, इतने सारे सिंगर्स हैं, सबको चांस चाहिए, सब भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जब सब भूखे होते हैं तो मुझे लगता है कि खाना खाने का मतलब एक टुकड़ा आएगा तो बहुत सारे लोग झपट्टा मारेंगे। तो मतलब मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ, तो उनकी भी गलती नहीं है।
तो दोस्त कैसे बनेंगे? सही बात। बचपन में तो दोस्त रहे होंगे बहुत बहुत, वो आज तक है। आज तक है। हाँ, वो असली दोस्त होते जो स्ट्रगल टाइम से जो मेरे दोस्त थे, हाँ। इंडस्ट्री में भी हैं मेरे एक दो बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक तो सचिन त्यागी जी हैं, बोलने में सचिन त्यागी, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। रक्षंदा खान उनकी वाइफ हैं। ओके। एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अभी वो टीवी पे बहुत सारा एक्टिंग करते हैं और इज़ अ बिग नेम नाउ। तो वो मुझे याद है कि इनिशियली उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया यार। मतलब मैं इतने बुरे दौर में था, वो भी कुछ खास अच्छे दौर में नहीं थे। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे से अच्छे थे। बिल्कुल। और ही हेल्प मी अ लॉट। मतलब इज नाइस मैन, जेम ऑफ अ पर्सन। जैसे आपने सिंगिंग को पैशन से प्रोफेशन बनाने का सोचा होगा, तो बहुत लोगों ने पीछे से डीमोटिवेट किया होगा, फैमिली ने सोचा होगा, क्वेश्चनिंग की होगी कि यार ये क्या कर रहा है, तू इंजीनियरिंग कर रहा है, तू कम से कम कहीं जॉब कर, ये कर। कुछ ऐसा फील हुआ कभी? सर बहुत हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। तो हिमाचल में ना आर्मी में ज़्यादा लोग जाते हैं। तो मेरे डैडी भी चाहते थे कि मैं आर्मी क्लियर करूँ, एनडीए क्लियर करके कुछ ऑफिसर वगैरह बनूँ। तो मैंने तो उनके पानी फेरी दिया उनके अरमानों पे। लेकिन ही वाज अ नाइस मैन। मतलब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, पिताजी ने और मम्मी ने भी। लेकिन जब वो चल रहा था ना स्ट्रगल, तो बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा नहीं जाता पेरेंट्स से। तो मुझे याद है वो उनकी ना आंखों में वो आंसू आ जाते थे जब वो मैं यहाँ से जाता था ना, और यहाँ से हड्डियाँ निकल गई हैं, तो एकदम ऐसे मरी वाली हालत में जाता था। तो उनको लगता था यार क्या हालत बना ली है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो बहुत लोग मुझे, फ्रेंड्स भी वहाँ पे बोलते क्या ज़रूरत है यार, तू पढ़ा लिखा आदमी है, लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, मतलब टीचर बनो, कुछ ऐसा। तो वो डीमोटिवेट भी नहीं बोलूँगा, लेकिन उन लोगों से ना हालत देखी नहीं जाती है। बस आपके वेल विशर्स होते हैं। तो उनको लगता है ऐसा करने से अच्छा तो भले ही तुम किसान बन जाओ, खाना तो मिलेगा, इतनी मेहनत जो कर रहे हो उसका कुछ तो फल मिलेगा। क्योंकि मैं ना उनको बताता था कि यार यहाँ पे बहुत दिन ऐसे निकले जब खाना भी नहीं था और सोने के लिए जगह नहीं थी। तो उनको बड़ा दुख होता था ये सुन के ना कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, घर है यहाँ पे, घर पे रहो, क्या ज़रूरत है बॉम्बे रहने की। तो ये कड़वी सच्चाई है बॉम्बे की। सच्चाई है 100%। बहुत, मतलब इतने लाखों लोग यहाँ पे सपने लेके आते हैं, और सपने कहीं प्लेटफॉर्म पे सो रहे होते हैं, कहीं फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। मतलब अर्ली स्टेजेस में तो बहुत स्ट्रगलर्स का बहुत बुरा हाल रहता है। मैं आपको ना क्या बोलूँ, मैंने जब स्ट्रगलिंग फेज़ में था, मैंने मतलब एमए करने के बाद, वोकलिस्ट होने के बाद, मतलब मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गाने गाए हैं, इतना क्लासिकल गाया है। और हर जगह अच्छा होने के बाद भी मेरे को यहाँ पे एक लाइन नहीं मिलती थी गाने के लिए, एक लाइन। अच्छा। हाँ। और मैं एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गया था साजिद वाजिद से पहले। उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत इज़्ज़त दी और गाना सुना। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। और उन्होंने ना ऐसे सीडीज़ के ढेर दिखाए कि देखो ये इतने सारे लोगों ने अपने डेमोज भेजे मुझे। तो बोलते लेकिन तुम्हारी अच्छी बात है कि तुम सीखे हुए हो, और मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें जो है टॉप अगर 10 होंगे तो उसमें तुम हो। तो ये एक अच्छी वो मतलब होता ना कि मोटिवेशनल वो बात है। लेकिन बोलते मैंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको चांस ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2-4 साल लगेंगे, तो तैयार हो। तो मेरे को ऐसा लगता था ना यार 4 साल तक करूं क्या, सर्वाइव क्या करेंगे। तो मैंने ना उस वक्त मैंने जागरण करना शुरू किया था मैं। अच्छा। गाना भी नहीं गाता, तो मेरे को शायद बहुत अच्छा लगता कि चलो माता के सामने गा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं वहाँ पे कीबोर्ड प्ले कर रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने शुरू के 2-3 साल वही किया सर। एक गाने का मतलब आलाप का मतलब सा तक नहीं गाने को मिलता था, पूरी पूरी रात बैठता था। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ा लिखा था, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी, तो भी मुझे ये काम करना पड़ा। और पूरी रात मेरे को याद है, मैं जब जागरण चलता था कीबोर्ड प्ले करता था, खुशी से ही करता था।
लेकिन मेरा ना, मैं जैसे माता सामने होती थी तो मैं रो पड़ता था। मैं फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में ये बात बता रहा हूँ, मेरे को रोना आ जाता था, आंसू आ जाते थे। मैं माता के सामने ना लिटरली बीच बीच में ना, जब मेरा पार्ट नहीं होता था बजाने का, तो मैं ऐसे करके मैंने, माता जी प्लीज़ बचा लो, पहले मुझे भी मौका दो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपके सामने गाऊँ, बिल्कुल गाऊँ तो सही, लोगों के सामने गा पाऊँ। तो वो था, और माता जी ने सुन भी ली, चला फिर आगे काम। और यहाँ तो महादेव शंभू चल गया, है ना। बिल्कुल। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो? मैं, देखिए, जब आप क्लासिकल सीखते हो ना, तो हारमोनियम, तानपुरा तो आप प्ले करना होता है, तानपुरे के साथ आपको गाना पड़ता है, तो वो सीख जाते हो आप। मैं सितार भी प्ले करता हूँ। ओके। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन वोकल और सितार, मेरा एक एडिशनल सब्जेक्ट था मेरे पास। अच्छा। तो सितार भी, और जब आप गाना सीखते हो तो तबला सीखना ही पड़ता है। अच्छा, तबला सीखना ही पड़ता है। वो मैंडेटरी है। ओके। अगर आप क्लासिकल सीख रहे हो तो आपको तबला आना ही है। ओके। तो तबला भी मुझे आता है, हारमोनियम बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत फ्लूट बजा लेता हूँ, थोड़े थोड़े ना सभी इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। अच्छा, गिटार थोड़े गिटार भी बजा लेता हूँ। हाँ, क्योंकि जब भी कॉलेज में होते हैं सबसे पहले लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार ही सीखा जाता है। वो तो एक ऐसा है कि मुझे गिटार आता है, बोला आता है ना, आए ना आए, लेकिन हाथ में लेके घूम तो लेते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टशन भी तो एक चीज होती है जो कॉलेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अरे बहुत, मैंने भी किया है। मैं बाइक पे ना पीछे अपना गिटार, आता नहीं था मुझे गिटार, लेकिन लेके जरूर घूम लेते थे। मेरा भी जो इंटरेस्ट म्यूजिक को लेके बना वो ट्रैवल से बना। जैसे आपको पता है मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो एक बार मैं त्रियुण ट्रैक पे गया हुआ था। अच्छा। वहाँ पे एक म्यूजिशियन आया हुआ था, उसने गिटार कैरी किया हुआ था, अपना बैग कैरी किया हुआ था जिसमें सामान था। अच्छा। हम ट्रैक कर रहे हैं, मैं कहा यार एक तो बैग ले रखा है, ऊपर से गिटार ले रखा है, 8 किलोमीटर का ट्रैक है, बड़ा बेवकूफ लड़का है। त्रियुण तो बहुत ऊपर है। हम पहुंच गए, वो मेरे 2 घंटे बाद आया, जब तक हम टेंट वेंट सेटअप करके टेंट में बैठ के बात कर रहे थे, तो इतने में गिटार प्ले होने की आवाज आई। यार स्पीकर चल गया शायद कहीं। अच्छा। मैं चलो बॉन फायर हो रही होगी, वहां चलते हैं। हमने चेन खोली, बाहर निकले और देखा एक लड़का बैठा है, दो, मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा था कि कोई बैठे हैं, तो एक लड़का था एक लड़की थी। हम पहुंचे, यार बहुत बढ़िया गा रहे हो आप। साथ में उसका एक दोस्त था, वो माउथ ऑर्गन बजा रहा था। अरे वाह। भाई साहब, इन्होंने बनाई है महफिल। तो लिटरली वो 2.5 घंटे तक उन्होंने गाया, और उसके बाद भी वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था मेरे को। आकाश, वो ना म्यूजिक की पावर है। और दूसरी बात पता है क्या, म्यूजिक की पावर, ऊपर से उनको सुनते सुनते आप लोग खींच के चले गए ना वहाँ पे, तो वो जो सिंगर को जो वो मिलता है ना, पावर, एनर्जी मिलती है ना, वो इस बात से मिलती बूस्ट है। हो जाती है। हाँ। तो फिर जब खत्म हो गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई प्रोफेशनल हो? कहता नहीं भाई, बस शौक के लिए बजाता हूँ। मैं यार शौक के लिए ऐसा बजाते यार, प्रोफेशनल बजाओ इसको। तो कह रहा भाई चांस नहीं मिलता। तो वो छोटी सी एक बात थी जो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ यार चांस नहीं मिलता। तो मैंने कहा जब कुछ कर पाएंगे तब इन लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं ना व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये आकाश आयरिश म्यूजिक इनकी कंपनी है, और बता दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आयरिश म्यूजिक इनकी कंपनी है, और ये बहुत नए सिंगर्स को भी चांस दे रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जितने भी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स, अच्छे सिंगर्स, तो इनका चेहरा देख लो और इनके पीछे पड़ जाओ। मेल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और बहुत अच्छा लगा भैया आपके साथ बात करके। थैंक यू। मतलब आज का मेरा दिन बन गया है। और मेरा भी। अच्छा। तो वेलकम सबको करेंगे हम, जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे। कोई भी ऐसी, मतलब अगर टैलेंट है तो हम उसको ज़रूर चांस देने की कोशिश करेंगे। और भाई, जो मैंने इंडियन आइडल्स के बहुत सारे ऑडिशंस देखे हैं, उसमें जो टाइम पास करने आते हैं ना, वो प्लीज ना आए। अच्छा, एक चीज रह गई, सारेगामापा का आपका जो जूरी में आप बैठते हैं, वो कैसा आपको वहाँ फील होता है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब 2016 में फर्स्ट टाइम जूरी सिलेक्ट हुई थी, तो मैं फर्स्ट जूरी में था। उसके बाद मैंने 1-2 साल नहीं किया, कहीं ना कहीं मैं बिज़ी रहा।
लेकिन उसके पिछले 3-4 साल से मैं रेगुलर ज्यूरी में हूँ। एक और सारेगामापा के बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ। इवन इंडियन आइडल या कोई भी जो होते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी पहुँच जाता है या अच्छी कहानी के साथ पहुँचते हैं और सिंगर्स अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं ये लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखा है और लोगों को सुना है। बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर्स होते हैं, और जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि इतना बड़ा स्टेज होता है ना। आप देखो वहाँ पे 30 लोग बैठे हुए हैं, 25 लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, और सब लोग अच्छे सिंगर्स, अच्छे राइटर्स, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और इतने बड़े बड़े 3 महारथी बैठे हुए हैं। आसान तो नहीं है उनके सामने गाना ना, तो अच्छों के पैर कांप जाते हैं। तो वो जो गलतियाँ होती हैं वो आपको सिर्फ इसलिए सुनाई देती हैं। और बाकी जो जितनी भी इंडियन आइडल हो या सारेगामापा हो या कोई और हो, उनको टीआरपी भी तो चाहिए ना सर। हाँ सही बात है। तो वो मसाला थोड़ा बहुत तो चाहिए ना सर, नहीं तो आप लोग देखोगे ही नहीं। सही बात है। तो वो भी है, लेकिन जो सिंगर्स आते हैं वो कमाल होते हैं, और जो वहाँ तक पहुँचता है, और वो मतलब उसमें कोई ना कोई बात होती है। और ये मेरा पर्सनल भी मानना है कि जो भी हिट होता है, कोई भी होने दो, कोई भी नाम आप ले लीजिए, अगर कोई हिट हुआ है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी बात होती है। बिल्कुल, कुछ खास बात होती है, किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी का फील कमाल का होता है, कोई दिखने में ही बड़ा अच्छा होता है, तो लोगों को किसी की हंसी पसंद आ जाती है। तो यू नेवर नो। तो आप ना उनकी गलतियाँ निकालने की जगह, व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, सिंगर्स के लिए स्पेशली या लिरिसिस्ट्स के लिए, कि उनकी गलतियाँ ना निकालें, उनकी खूबियाँ पहचानने की कोशिश करो। अगर आप खूबियों पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि यार ये हम भी कुछ करते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जाऊंगा तो कमाल हो जाएगा, लोग सुनेंगे तो बस यूवी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे लोग हैं, एक से एक बढ़ के लोग होते हैं। उनके बीच में नाम कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी नहीं, बहुत मेहनत चाहिए, और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स का भी। बिल्कुल। सब चीज़ का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तब आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकते हो। जहां आपने एक चीज़ का बैलेंस डाउन कर दिया, वहां आपका बैलेंस डाउन हो जाएगा। तो और आगे हमारे बहुत बातें चलती रहेंगी। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।